गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। हम पिछली कक्षा में किसके बारे में बताए थे? उत्तर की विशाल पर्वतमाला, जिसमें हमने देखा था हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बारे में दो लोग सिद्धांत दिए थे। एक था फोबर का भूसन्नति सिद्धांत और दूसरा क्या था? हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इन दोनों ने बताया था कि हिमालय के निर्माण कैसे हुआ था, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हमने देखा था एक था गोंडवाना लैंड, एक था अंगारा लैंड। इनकी नदियां आके कहाँ गिरती थी? टेथिस सागर में। धीरे धीरे नदियां अपने साथ क्या लेके चलती हैं? अवसाद लेके चलती हैं, गाद लेके चलती हैं। तो कहाँ गिराती थी? टेथिस सागर में। धीरे धीरे जब गाद इकट्ठा होता गया, अवतलन हुआ, अवतलन के बाद वलन हुआ, फिर हिमालय का निर्माण हुआ। हैरी हेस ने क्या बताया था? जो प्लेटें हैं कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की। एक था इधर गोंडवाना प्लेट और एक था इंडियन प्लेट और एक था यूरेशियन प्लेट। मतलब ये प्लेटें क्या हैं? मूवमेंट करती हैं, गति करती हैं, उसके आधार पर बताया था। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उत्तर भारत की विशाल मैदान। तो भाई इसका निर्माण कैसे हुआ? ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि इसका भी निर्माण कैसे हुआ। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान बना है ना, ये भी कैसे बना है? नदियों के द्वारा लाया गया अवसादों से ही बना है। ठीक, कैसे बना है? नदियों के द्वारा लाया गया अवसादों से ही बना है। उधर हिमालय की नदियाँ, इधर दक्षिण की नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर आई और जमा करती गई। जमा करते करते यहाँ पर विशाल मैदान का निर्माण हो गया। अब कम से कम 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है? 3200 किलोमीटर। अगर चौड़ाई इसका देखा जाए मैदान का, तो 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है विशाल मैदान। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर। अगर इसकी गहराई 2000 मीटर की गहराई तक देखेंगे तो उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखो कैसे निर्माण कैसे हुआ भाई। पहले तो हम ये समझेंगे कि जो हिमालय की नदियाँ चलती हैं ना, हिमालय की नदियाँ जैसे निकलती हैं तो अपने साथ वो बड़े बड़े शिलाखंड लेके चलती हैं। क्या लेके चलती हैं? शिलाखंड। आप लोग को पता होगा कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। एक है बृहद हिमालय, एक है लघु हिमालय, एक है शिवालिक। जब नदियां निकलती है ना, तो अपने साथ बड़े बड़े शिलाखंड लेके आती है। ठीक, जब शिलाखंड लेके आती हैं तो ये शिवालिक के बाद का नीचे वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं गिरिपाद। उसको क्या बोलते हैं? गिरिपाद। इसका मतलब कि ये आ गई नीचे ढलान। मतलब ऐसे तो आ रही है, पूरा देखिए, पूरा गति से आ रही है क्योंकि इसका ढलान बहुत तीव्र है। मगर जैसे यहाँ पर आएगी क्या होगा? ढलान मंद पड़ जाएगा। ढलान कैसा होगा? मंद पड़ जाएगा। जब मंद पड़ जाएगा तो नदियाँ अपने साथ जो भी बड़े बड़े शिलाखंड लेके आ रही हैं वहाँ यहाँ पर गिरिपाद पे छोड़ देती है। ठीक, छोड़ देती हैं, छोड़ देंगी तो यहाँ पर होता क्या है? गिरिपाद वाला क्षेत्र को भाभर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाभर। क्योंकि यहाँ पर आते ही इतना मतलब कंकड़ पत्थर हो जाता है शिलाखंडों का कि यहाँ पर आते ही नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। ठीक, देखिए नदी ही लेकर आई और नदी यहीं पर आकर लुप्त हो गई। ठीक, लुप्त हो जाती है। ठीक, क्योंकि क्यों लुप्त हो जाती है? यहाँ पर कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा है। लुप्त होने के बाद ये जो जल है, नदी है, वो विभिन्न जल धाराओं में बट जाती है। कैसे? विभिन्न जल धाराओं में बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद
इसका उद्गम फिर कहाँ होता है, निकलती कहाँ है, एक होता है तराई प्रदेश, तराई प्रदेश में निकलती है। ठीक, तराई प्रदेश में निकलती है। जब यहाँ पर नदियाँ निकलती है ना तो विभिन्न जल धाराओं से निकलती हैं, और ये जो तराई वाला प्रदेश होता है बहुत ही आर्द्र होता है। कैसा होता है, आर्द्र होता है और दलदली होता है। कैसा होता है, आर्द्र होता है और दलदली होता है, और जैव विविधता की दृष्टि से ये बहुत संपन्न है, महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर रेंगने वाली जो जीव जंतुएं हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और देखा जाए आर्द्रता के कारण यहाँ पर जो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई बीमारी आ ही जाती है, क्योंकि बहुत आर्द्र वाला स्थान है। ठीक, देखिए जब नदियाँ अपने साथ लेके चली, क्या हिमखंड सील लेके चले, यहाँ पर गिरिपाद के पास छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं भाबर। ठीक, जो हमारा मैदानी भाग है, मैदानी भाग शुरू होता है। उच्चावच की दृष्टि से मैदानी भाग को 4 भागों में बांटा गया है, वही हम बता रहे हैं भाबर। यहाँ पर कंकड़ पत्थर बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, फिर तराई क्षेत्र में निकलती हैं, तो वहाँ पर कैसा रहता है, तराई क्षेत्र में विभिन्न जल धाराओं में विभाजित रहता है, दलदली क्षेत्र रहता है, बहुत आर्द्र होता है। ठीक, ये हो गया तराई प्रदेश। अब एक आता है बानर। ये बानर क्या होता है, बानर वो स्थल होता है जो मैदानी भाग का उच्च भाग होता है। ठीक, मैदानी भाग का उच्च भाग होता है, और जहाँ पर बाढ़ कभी पहुँच नहीं पाती है। बानर कौन सा है, मैदानी भाग का उच्च भाग होता है, जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता है। बाढ़ किसको बोलेंगे, देखिए भाई, बाढ़ ना एक तटबंध से होकर बहती है, और जब ये तटबंध से बाहर हो जाती है, तोड़ के अपना जल इधर उधर नगरों में चाहे कहीं भी फैल जाती हैं, तो उसको बोलते हैं बाढ़ आ जाती है। ठीक, तो बानर मैदानी भाग का वो उच्च भाग है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, और ये पुराना जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। नदियाँ हमेशा अपने साथ क्या लेके चलती हैं, अवसाद लेके चलती हैं, अवसादों का निक्षेपण करती हैं। ठीक, बानर के बाद आता है खादर। ठीक, क्या आता है, खादर। खादर क्या है भाई, खादर किसे कहते हैं, खादर मैदानी भाग का वह क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ का पानी हमेशा, इस क्षेत्र में हमेशा बाढ़ हर साल आ जाता है। वर्षा के मौसम में हर साल बाढ़ पहुँच जाता है, और जल जो है हमेशा हर साल अवसाद अपना निक्षेपण कर देती है। अवसादों का निक्षेपण कहाँ कर देती है, इस स्थान पर। इसलिए ये स्थान जो है खादर वाला, ये बहुत ही उपजाऊ होती है। क्या होती है, ये बहुत उपजाऊ होती है। ठीक, तो हमने मैदानी भाग को कितने भागों में बांट के पढ़ा उच्चावच की दृष्टि से, भाबर, तराई, बानर और खादर। इन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, नदियों के द्वारा लाया गया अवसादों के निक्षेपण से ही बना है। कौन, विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दक्षिण से निकलने वाली नदियों के अवसादों के निक्षेपण से उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है। विशाल मैदानी भागों का निर्माण इस तरह से हुआ है नदियों के कारण। ठीक, देख लिए कि ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ क्या लाती हैं, लेके आएंगी, सिलखंड को लेके आएंगी, और शिवालिक के नीचे जैसे गिरिपाद खत्म हुआ, ढाल खत्म हुआ, तो यहीं पर क्या करती हैं, अपना जितना भी मलबा लेके आती हैं छोड़ देती हैं, बड़े बड़े पत्थर, जैसे कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है, और यहीं पर नदियाँ क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं, और जो नदियों कई जल वितरकाओं में बट जाती हैं। बटने के बाद इनका उद्गम फिर कहाँ होता है, तराई प्रदेशों में। तराई प्रदेश, तराई का प्रदेश जो
नेपाल वाला क्षेत्र है, हमारा बॉर्डर जो भी है हमारे देश का और नेपाल वाला, वो तराई क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, दलदली बहुत होता है। ये मौसम के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो सही नहीं है, यहाँ पर कई बीमारियाँ भी फैलती रहती हैं। ठीक, ये है तराई का प्रदेश, मगर जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। ठीक, महत्वपूर्ण है ये तराई प्रदेश। और बानर मैदान का वो उच्च भाग जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। जब बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, इसका मतलब कि यहाँ पर उतना उपजाऊ मिट्टी नहीं मिलेगी। ठीक, यहाँ पर अभी भी कंकड़ पत्थर है, कहीं कहीं ऊंचा है, कम से कम बांगर क्या कहीं कहीं देखा गया है 204 मीटर तक की ऊंचाई है। और खादर वाले स्थान पे हमेशा हर साल बाढ़ का पानी यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक, और नदियाँ क्या करती हैं, यहीं पर अपना अवसाद लाकर छोड़ देती हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊपन होता है। क्या होता है, उपजाऊ होता है, जिसके कारण खेती की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ठीक, समझ में आया। तो विशाल उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो नदियों के अवसादों के कारण ही हुआ है, नदियों के ही कारण हुआ है। नदियाँ अपना अवसाद लेकर यहाँ पर छोड़ देती थी, उड़ा देती थी, समझिए, जिसके कारण हमारा विशाल मैदान निर्माण हुआ उत्तर भारत का। ठीक, समझ में आया। कोई डाउट, कुछ है प्रॉब्लम तो पूछिए अपने। चलिए आइए हम देखते हैं इसका महत्व क्या है। महत्व, अगर देखा जाए महत्व की दृष्टि से, तो ये जो क्षेत्र है मैदानी भाग, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उपयोगी है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई, देखा जाए, क्योंकि हमने अभी पढ़ के आ रहे हैं कि ये क्षेत्र जो है बहुत उपजाऊ होती है। किसके दृष्टि से, कृषि के दृष्टि से। और हमारे देश की जनसंख्या समझिए कि विश्व के दूसरे नंबर पर है। ठीक, तो इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए हमें किस पे निर्भर रहना है, कृषि पे। तो कृषि के दृष्टि से सबसे उपयोगी है ये हमारा मैदानी भाग। इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए कृषि जरूरी है, और कृषि के माध्यम से यहाँ पर बहुत ही हर प्रकार की फसल को उगाया जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर पशु चरागाह के लिए भी मैदान सबसे उपयोगी है। ठीक, क्या है, पशु चरागाह के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में पशु चरागाह हैं, पशु पालते हैं लोग, और चरागाह भी है, और बढ़िया सा एक बहुत बड़े क्षेत्र पर छोड़ देते हैं लोग अपने पशुओं को चरने के लिए, जिसके कारण पशुओं का भी भरण पोषण आसानी से हो जाता है। मैदानी भाग का ये महत्व है। और देखा जाए मैदानी भागों में, तो मैदानी भाग जो है समतल है। कैसा है, समतल है। तो समतल होने के कारण यहाँ पर सड़कें, रेल मार्ग, वायु मार्ग, मतलब हवाई पट्टियाँ आसानी से बन जाती हैं। और सड़क मार्ग, रेल मार्ग, इसके लिए हमें बनाने के लिए समतल मैदान अगर जितना ही अच्छा होगा उतना ही हमारा खर्चा कम होगा इन सबों को बनाने में। तो समतल भाग में, मैदानी भागों में परिवहन का सुविधा सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि समतल होने के कारण यहाँ पर रेल और सड़क परिवहन बहुत ही सुलभ आसान तरीके से बन जाता है। ठीक, और यहाँ पर हम देखते हैं कि नहरों से अगर सिंचाई भी करना है तो हम नहर निकाल देते हैं। ठीक, और खेतों तक पहुँचा देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मैदानी जो भाग है कितना उपयोगी है हमारे लिए। क्योंकि हमने क्या देखा
कि इतनी बड़ी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के फसलों का उगना। ठीक, और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि कृषि आधारित उद्योग धंधों, ठीक, कृषि आधारित यहाँ पर उद्योग धंधे भी लगाए जाते हैं, जिसके माध्यम से, कृषि के माध्यम से कच्चे माल आसानी से उनको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, तो ये है हमारा मैदानी भाग का महत्व। समझ में आया? आशा करते हैं कि आप लोग को आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर बता दीजिएगा। आइए हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले विशाल मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ? तो हिमालय द्वारा लाई गई, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ क्या लाती हैं? अवसाद लाती हैं। अवसादों को लाके कहाँ छोड़ देती हैं? इधर, ठीक, निक्षेपण कर देती हैं, जिसके कारण हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दक्षिण से निकलने वाली नदियों के अवसादों के निक्षेपण से विशाल मैदान का, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। समझ में आया? अब हमने देखा ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, बृहद, लघु, शिवालिक, और एक आता है ट्रांस हिमालय। चलिए, आज अभी हिमालय का विषय नहीं है, बाद में बताया जाएगा। ठीक, जब नदियाँ निकलती हैं हिमालय से तो अपने साथ क्या लेके चलती हैं? काटते हुए आएंगी बड़े बड़े शिलाखंड लेके। जैसे ही यहाँ से तो आएंगी तो पूरे स्पीड में आएंगी, पूरा तेजी से आएंगे, तीव्र गति से आएंगी, क्योंकि ढलान बहुत तीव्र है। जैसे ही शिवालिक के बाद नीचे आएंगे गिरिपद में, तैसे ही उनका जो तीव्र गति से आ रही है वो मंद पड़ जाएंगे। मंद पड़ने के कारण जितने भी भारी भारी शिलाखंड हैं यहीं पे छोड़ देंगे, और यहीं पर छोड़ने के बाद यहीं पर लुप्त भी हो जाती हैं, और लुप्त होने के बाद कहाँ निकलती हैं? तराई प्रदेशों में। और तराई प्रदेशों में जब विभिन्न जल वितरकाओं में विभाजित होकर यहाँ निकलती हैं तराई प्रदेशों में, वहाँ पर बहुत दलदली वाला स्थान होता है। ठीक, दलदली वाला स्थान, आर्द्रता बहुत होता है, मगर जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। ठीक, और यहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा तो एकदम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई बीमारी आती रहती है। ठीक, बांगर देखिए, बांगर क्या है? मैदानी भाग का वह उच्च भाग जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। बना तो जलोढ़ मिट्टी से है, मगर आज मतलब कभी बना होगा, लाखों वर्ष पहले बना होगा, मगर आज के डेट में यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाती है। खादर वाला क्षेत्र, यहाँ हर साल बाढ़ का पानी आता है और अपना जलोढ़ मिट्टी यहीं छोड़ के चला जाता है, जिसके कारण ये जो है सबसे उपजाऊ होती है। ठीक, क्या होती है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। चलिए, आज यही हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदानी भाग। ओके, थैंक यू।